हेलो दोस्तों। ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का सभी से फिर से स्वागत है। और अपन लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे वो लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। लाइट के बारे में बेसिक चीज़ें अपन लोगों ने पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं जो लाइट के वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें सबसे पहले देखो आगे अपन लोग बात करें कि जो फिजिक्स का जो पार्ट चल रहा था भौतिक विज्ञान का, और उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, भौतिक विज्ञान के अंदर एक चीज पढ़ रहे थे, लाइट। ठीक है, कौन सा टॉपिक चल रहा था? लाइट। भौतिक विज्ञान हमने स्टार्ट करी थी सबसे पहले जनरल साइंस के अंदर, और सबसे पहले इसमें जो टॉपिक लिया था वो था हमारे पास क्या था? लाइट। ठीक है, प्रकाश। अब हम बात कर रहे थे, देखो इसमें सामान्य जानकारी अपन ने ले ली थी, और उस सामान्य जानकारी के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करी थी कि एक हमारे पास प्रकाश है वो किस तरह की व्यवहार करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस अपन ने कर लिया था। लेकिन एक बार अपन वापस से इसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में करता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। आगे हम लोग देखें कि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों, वो तरंग दैर्घ्य है, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? तरंग दैर्घ्य का जो इसका रेंज होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के अगर कितना होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई। आगे हम लोग बात करें कि इसके रेशो के आधार पर देखें कि भाई एक सरल रेखा में ये गति करता है, एक सरल रेखा में गति करता है। अब आप लोग देखो दोस्तों, ये सरल रेखा में गति करेगा इस तरीके से। अब इस तरीके से ये गति कर रहा है, ऐसे हम लोगों ने, मैंने कहा था कि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। मान के चलो यहाँ सन है, ठीक है, यहाँ क्या है? सन है, सूर्य है, और यहाँ पर क्या है? हमारा अर्थ। यहाँ हम लोग माने ई है, अर्थ है। यहाँ से सूरज की किरण आती है, अर्थात एक पॉइंट टू वन, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, तो वो किस रूप में आती है? एक सीधी रेखा में। और ये किस तरंगों के रूप में आती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ये जो आ रही है वो किस रूप में आ रही है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक। अब देखो ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उपयोग लेंगे, तो अब विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं दोस्तों, वो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, ये भी हमको पता है। और इनको ऐसी जो तरंगें होती हैं इनके लिए माध्यम की आवश्यकता हमको नहीं होती है, ये ध्यान रखना, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग देखो इसमें एक चीज देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यम में होके अगर सूरज की किरण आती है, कि यहाँ हम लोगों ने देखा कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। सन से जो हमारे पास लाइट आ रही है, सन रे की आ रही है, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो चीज है यहाँ से यहाँ तक गमन कर रही है, तो उसमें माध्यम की आवश्यकता हमको नहीं पड़ रही। इसका मतलब है कि यहाँ कोई निर्वात हो, चाहे हवा हो, चाहे गैस हो, किसी तरह का माध्यम होगा, उसमें इस प्रकाश की किरण के ऊपर इस तरह का इसका जो रनिंग का है या आने का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको कोई सर कि ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर प्रभाव किस पे पड़ेगा? देखो आगे अगर हम लोग छोटी सी एक बात करें कि प्रकाश की जो चाल होती है उस पे इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रकाश की चाल है वो माध्यम में अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे हम लोग बात करें आगे, नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। देखो प्रकाश की चाल के बारे में बात करें तो प्रकाश की चाल दोस्तों दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तो माध्यम पर, ठीक है, और एक किस पर निर्भर करती है? तरंग दैर्घ्य पर। एक किस पर निर्भर करती है? तरंग दैर्घ्य पर। ये माध्यम और तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करेगी। अब हम लोग कहेंगे कि भाई देखो माध्यम अलग अलग होगा तो प्रकाश की चाल भी बिल्कुल अलग अलग होगी, और तरंग दैर्घ्य अलग अलग होगा तो उसकी भी चाल, प्रकाश की क्या हो जाएगी? चाल भी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। अब हम बात करें कि प्रकाश की चाल के बारे में, सबसे पहले या प्रकाश का वेग हम लोग ज्ञात करें तो सबसे पहले प्रकाश के वेग को या चाल को किसने ज्ञात किया था? वो एक वैज्ञानिक थे, एक जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था रोमर। क्या नाम था? रोमर। अब इन्होंने प्रकाश के वेग की गणना करी थी, और प्रकाश के वेग की जो गणना है, देखो प्रकाश के वेग की जो नोटेशन दिया जाता है वो दिया जाता है c, और उसका वेग कितना निकाला था? 10⁻³ × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये जो वेग होता है वो किस माध्यम में होता है? निर्वात माध्यम में होता है। किस माध्यम में होता है? निर्वात। ठीक है, ये निर्वात में, और ये इस माध्यम में सर्वाधिक वेग होता है।
ठीक है, इस माध्यम में क्या होता है, सर्वाधिक वेग होता है। तो इस प्रकाश की चाल की तुलना है, या हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश का जो वेग है वो सर्वाधिक किस माध्यम में होता है, निर्वात में। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे हम लोग देखें कि इसकी अगर किस किस माध्यम में ज्यादा होगी, किस किस माध्यम में इसका मान अधिक होगा। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि निर्वात है उसमें इसका वेग ज्यादा होता है, या जो हवा होती है हमारे पास, एयर होती है, उसके अंदर और निर्वात के अंदर जो वैल्यू होती है वो समान होती है। उसके बाद कौन सा माध्यम आता है, द्रव। कौन सा आता है, द्रव। उसके बाद कौन सा माध्यम आएगा, ठोस। उसके बाद जो प्रकाश की जो चाल होती है वो किस में आएगी, ठोस माध्यम में सबसे ज्यादा होती है। अब देखो ठोस में जैसे हम लोग, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो सबसे पहले बात करें, अगर हम सबसे पहले बात करें कि कुछ डेटा मैं आपको लिखा देता हूं। निर्वात की मैंने आपको बता ही दिया, निर्वात का हो मान या किसका हो, हवा का हो। निर्वात का हो या हवा का हो, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे हम बात करें कि पानी की, पानी के अंदर इसकी मात्रा कितनी होगी। ठीक है, पानी के अंदर इसका वेग है जो कितना होगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे हम बात करें कांच की, किसकी बात करें, कांच की। ठीक है, कांच के अंदर कितना होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको याद रखना है। अब हम अगर बात करें कांच के बाद, देखो एक आता है हमारा तारपीन का तेल। ये क्या आता है, तारपीन का तेल। तारपीन के तेल की बात करेंगे तो उसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करें कि यहां एक है दोस्तों नाइलॉन, एक क्या है, नाइलॉन, और एक है हमारे पास नाइलॉन के अलावा रॉक साल्ट। ठीक है, एक नाइलॉन है और एक क्या है मेरे पास, रॉक साल्ट। दोनों के अंदर जो वैल्यू होती है प्रकाश के वेग की वो कितनी होती है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू रहेगी अपने। तो देखो ये प्रकाश का वेग है सर्वाधिक किसमें होता है, निर्वात में। उसके बाद किसमें आएगा, हवा में। उसके बाद ठोस पे। निर्वात या हवा का जो मान है वो हमारा फिक्स है, 3 × 10⁸। आगे 2.25 हो गया पानी में। आप तुलना करिएगा, देखो सबसे ज्यादा किसमें, निर्वात में। उसके बाद द्रव है, अब कितना है, 2.25। ठोस वाले मीडियम में आपको बताऊं, देखो एक तो ये है हमारे पास और एक कांच वाला हो गया। तो इन दोनों के अंदर एक नायलॉन वाला, ये दोनों हो गए। तो इनमें देखो कितना है, 2, इसमें कितना है 1.96। तेल का देखो 2.04, 2 से ज्यादा है, और ये भी 2 से ज्यादा है, लेकिन ये 3 से कम है। इसका मतलब जो द्रव वाला मीडियम है उसके अंदर मात्रा इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखो प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंग से। किसने मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कि अगर नेक्स्ट हम लोग देखें आगे, प्रकाश 7 रंगों से, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो, अब 7 रंगों से मिलकर बना होगा, लेकिन इसका रंग कैसा होता है, ध्यान रखना, इसका खुद का रंग कैसा होता है, सफेद। कैसा होता है, सफेद। ये चीज याद रखना। अब कौन कौन से वो रंग है, देखो उन रंगों की अगर अपन लोग बात करेंगे तो वो रंग है हमारे पास बी, आई, बी, जी, बाई, ओ और आर। बी की बात करेंगे तो बी क्या होता है, वॉयलेट। बी क्या होता है, वॉयलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बैंगनी। क्या बोलते हैं इसको, बैंगनी। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे आई की, तो आई क्या होता है, इंडिगो। क्या होता है, इंडिगो, जिसको हम क्या बोलते हैं, जामुनी। ठीक है, क्या होगा, जामुनी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बी फॉर ब्लू, और ब्लू को क्या बोलते हैं हम लोग, नीला। ये कौन सा रंग हो जाएगा, नीला। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन की बात करेंगे हम लोग तो ग्रीन को हम बोलेंगे हरा। और एक हो जाएगा हमारे पास बाई बोले तो येलो। ठीक है, इसका रंग का मतलब हो जाएगा पीला। ठीक है, एक ओ का मतलब हो गया दोस्तों ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी, तो ये हमारा हो जाएगा नारंगी। और आर मतलब होता है रेड, और रेड का क्या हो जाएगा हमारे पास, लाल। अब आप सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कहां से कहां वेरी करती है। लैम्डा का मान कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कहां तक वेरी करता है, 7800 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊं कि देखो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ये होती है 4460 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसके बाद इसकी जो रेंज होती है वो 4460 से कितनी होती है,
4460 से हम लोग देखेंगे कितनी होती है, 4460 से टू ये होती है 4700, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। 4700 के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4700 एंगस्ट्रॉम के बाद इसकी हो जाएगी 5000, ठीक है, कितनी हो जाएगी 5000। और उसके बाद यहाँ हम बात करें, ये 5000 एंगस्ट्रॉम से कितनी हो जाएगी 5500, 5500, ठीक है। रुको, इस 5.5 नहीं है, इसको 5700 लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे 5700। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 5700 आएगी, ये याद रखना थोड़ा सा, एक सेकेंड इसको करेक्शन कर देते हैं, 5700 एंगस्ट्रॉम। आगे अगर बात करेंगे हम लोग तो ये कितना होगा, 5700 के बाद कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 और हमारे पास 5, एक और इसके बीच में 5700 से कितना हो जाएगा ये हमारे पास 4600, 5700 के बाद हमारे पास आ जाएगा 5700 एंगस्ट्रॉम के बाद आ जाएगा हमारे पास 6200 एंगस्ट्रॉम। और 6200 के बाद हम लोग चलेंगे तो 6200, इसमें बीच में कुछ रह गया क्या, एक सेकेंड हम लोग देखते हैं कि 5000, ये 4460, 4600 के बाद ये वैल्यू आ गई 4700, 5000 और ये हो गया। और 6200 के बाद हमारा आ जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम के बाद हमारा आ जाएगा 7800 एंगस्ट्रॉम। तो ये इस तरीके से रहेगा। तो अब हम लोग देखो बात करें, अगर यहां से लेके जैसे 7 रंग कौन कौन से हो गए दोस्तों, एक तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। अब इसकी देखो क्या खासियत है इसमें कि यहां हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो किसका मान बढ़ रहा है दोस्तों, लैम्डा का मान बढ़ रहा है। लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य का मान, यहां पर देखो ध्यान रखना, यहां तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है। इस सीरीज में ऊपर से लेकर के नीचे चलते हैं मतलब B2R आते हैं तो तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है। लेकिन यहां एक चीज याद रखना, जब ऊपर से आते हैं तो यहां पर आवृत्ति का मान बढ़ता है। किसका मान बढ़ता है, आवृत्ति का मान यहां पर बढ़ता है, ठीक है। आवृत्ति को किससे शो करते हैं हम लोग, न्यू से। इसको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू। ऐसे बी को थोड़ा सा आप घुमा सकते हो तो क्या बन जाएगा ये न्यू। इसको साइड में लिख लेना आप लोग जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। अब यहां एक चीज हमको देखने को मिल रही है कि ये सारा हो गया कि इतने सारे कलर हो गए। अब इसमें देखो कुछ किस बारे में मैं आपको बताऊं, सवाल किस तरीके से आएगा दोस्तों। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल की। किसकी होती है, लाल रंग की। उसके बाद सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी की होती है। अगर बात आपसे अगर किसकी की जाए, आवृत्ति की जाए तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किस रंग की होती है, बैंगनी की होती है। सबसे कम किसकी होती है, लाल रंग की होती है। तो यहां कई बार पेपर एंड एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आ जाता है सीधा ही कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, ठीक है। उसमें आप क्या कहोगे, रेड। ऐसे ही आवृत्ति के बारे में पूछे तो आवृत्ति और जो तरंग दैर्घ्य दोनों के उल्टा होती है, ठीक है। अब उल्टा क्यों होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो नेक्स्ट में देखते हैं अपन लोग कि छोटा सा इसमें आपको ये, क्योंकि आगे आपको कंफ्यूजन रहेगा, इससे प्रैक्टिकली रूप से इसको फील कर लीजिएगा थोड़ा सा। तरंग दैर्घ्य को इसको बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेवलेंथ। अब देखो इसका जो नोटेशन होता है ना वो क्या होता है, लैम्डा होता है। क्या होता है, लैम्डा। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो अगर कोई भी तरंग अगर इस तरीके से गति करती है, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी जो तरंग है वो कैसे चल रही है, इस तरीके से चल रही है, ठीक है। यहां से हम लोग अगर बात करें तो ये तरंग दैर्घ्य में देखो ये जो वाला जो भाग है और ये भाग है, तो इसको ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, श्रृंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, श्रृंग। और ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गर्त। क्या बोलते हैं इसको, गर्त। इसको श्रृंग बोलेंगे, इसको गर्त बोलेंगे। तो देखो यहाँ जो वैल्यू आ रही है यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक दो क्रमागत श्रृंग, ये भी श्रृंग हो गया, ये भी श्रृंग हो गया। दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। क्या होती है, तरंग दैर्घ्य, जिसको हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से। या आप लोग लिख सकते हो दो क्रमागत कृष्ठ के इनके बीच की दूरी, इनको गर्त बोलते हैं। तो भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या तो श्रृंग हो, ऊपर ऊपर वाला पार्ट हो, या क्या हो, नीचे नीचे वाला हो, ठीक है। तो भी आंसर क्या आएगा हमारे पास, लैम्डा ही आएगा। अब देखो ये जितनी ज्यादा होगी, ये दूरी जितनी ज्यादा होगी उतना ही इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर देखो दोस्तों, अगर मैं आवृत्ति की बात करूं यहाँ, ठीक है, आवृत्ति की अगर बात करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम लोग यहाँ जानकारी लें कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जैसे करके ये जो लूप है ना, जितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है इस तरीके से, जिसमें ये चीजें हो रही है ना, जितनी ये हो रही है यहाँ पे आवृत्ति के बारे में बात, जितने ज्यादा ये लूप्स होंगे उतनी ही आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, वी की। सबसे कम किसकी होती है, आर की। अब यहां से देखो कि यहां जो रेड रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा, मतलब इसका गैप क्या है, ज्यादा। अब गैप ज्यादा था, देखो इसमें ही कितने लूप आ गए, ज्यादा आ गए। तो ये लूप जितने ज्यादा होंगे उतनी ही क्या होगी, आवृत्ति ज्यादा होगी। और ये लूप कम होंगे उतनी आवृत्ति क्या होगी, कम। अब आप यहां से यहां तक की दूरी देख रहे हो,
कितनी घट गई? घट गई ना। इसका मतलब है कि आवृत्ति ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली दूरी घटेगी, दूरी घटेगी तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे तरंग दैर्ध्य में इसके तरंग दैर्ध्य के कंसेप्ट में ये अगर दूरी बढ़ जाएगी तो इन लूप्स की जो मान है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब आगे अपन बात करें, देखो नेक्स्ट अगर चीजों को आगे देखें कि आगे जो कंसेप्ट दिया हुआ है ना कि इससे रिलेटेड जो ये कंसेप्ट है वो इस तरीके का है कि हम लोग आगे रिफ्लेक्शन देखें, प्रकाश के गुणों के बारे में देखें कि एक हमारा परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया, प्रकीर्णन हो गया, ध्रुवण हो गया, ठीक है, इंद्रधनुष कैसे बनेगा, इन सब चीजों की जानकारी है ना हम लोग अब धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक क्या है अपना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो सुनो कि अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक बात करें कि सबसे पहले आप ये बताओगे कि परावर्तन की डेफिनेशन क्या होती है। हम लोग अगर बेसिक तरीके से इसको देखें कि परावर्तन का मतलब होता है यदि कोई प्रकाश, ठीक है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी भी चिकने पृष्ठ से, हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर जैसे मान के चलो इस तरीके का कोई है, यहां हमने ना यहां ले लिया कि एक हमारा कोई पृष्ठ है, अब वो कैसा ही हो सकता है भाई, ठीक है, हमने माना कि इस तरीके का एक पृष्ठ है ऐसे करके, ये बार बार टेढ़ा हो जाता है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, अब देखते हैं इसको कि ये इस तरीके से है हमारे पास, और इसकी अगर इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं सीधा सीधा करके कि ऐसे करके, ठीक है। अब यहां हमने देखा कि इस तरीके का कोई चिकना पृष्ठ है और उस चिकने पृष्ठ से कोई प्रकाश की किरण आती है, हमने माना कि एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो कोई प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद अपने वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है या मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। इस तरीके से ऐसे तो आ रही है और ऐसे जा रही है, हमने क्या किया इन दोनों के बीच में 90 डिग्री पर एक लाइन बना दी ऐसे करके, ठीक है, 90 डिग्री पर हमने एक लाइन बना दी ऐसे करके। तो ये प्रकाश की किरण आ रही है ना, और ये क्या हो रही है? जा रही है। तो यदि हम लोग देखें, यदि किसी चिकने पृष्ठ से प्रकाश की किरण का वापस से मुड़ जाना, ठीक है, उसी माध्यम में, वो क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अब देखो ये अगर चीज देखी जाए कि यहाँ चिकना पृष्ठ क्या हो सकता है? हो सकता है कांच हो सकता है जल की सतह हो, ठीक है, हो सकता है तेल की सतह हो, इस तरह की अगर कोई भी चीज है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे चिकनी सतह, या उसका नाम क्या होगा जिससे ये अगर परावर्तित होती है तो उसको बोलेंगे हम परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे दोस्तों? परावर्तक पृष्ठ। आप देखो कि यहां से ये आने वाली चीज है, तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग? हम बोलेंगे आने वाली किरण को आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको? आपतित किरण। जाने वाली चीज का क्या हो रहा है? परावर्तन, तो ये क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। ठीक, क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें, ये आपतित किरण हो गई, ये क्या हो गया? परावर्तित। अब जो ये वाला भाग है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? जिस पृष्ठ से ये परावर्तित होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो 90 डिग्री पर खींचा गया, 90 डिग्री पर हम लोग खींचते हैं, उसका नाम क्या होता है? अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। तो इसका ये क्या है हमारे यहाँ पे? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। या हमने इसको 90 डिग्री पे खींचा था, तो 90 लंब का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ अभिलंब। अब देखो इस अभिलंब से ये जो हमारे पास किरण आ रही है, ये क्या बनाती है? कुछ कोण बनाती है, उस कोण का नाम हो जाएगा दोस्तों आई। क्या हो जाएगा? आई। और ये जाने वाली भी किरण कुछ कोण बनाती है, उसका मान कितना हो जाएगा? आर। कितना हो जाएगा? आर। अब यहां आ रही है उसको हमने आपतित कोण, आपतित किरण बोला, जा रही है उसको परावर्तन बोला। उसके बाद ये जो चीज आ रही है उसको हमने क्या बोला? अभिलंब। ये जो एंगल बना रहा है उसको हमने क्या बोला भाई? आपतन कोण। आने वाली किरण का क्या हो जाएगा? आपतन कोण। जाने वाली किरण का क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। तो देखो यहां क्या कंसेप्ट है कि आने वाली जो किरण है वो क्या हो जाएगा? इसके साथ जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है? आपतन कोण। ये क्या हो जाएगा? आपतन कोण। दूसरा हम लोग देखेंगे आर है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? परावर्तन, ठीक है, या परावर्तित कोण। इनको आई और आर को देखो ऐसे लिया गया है क्योंकि हम लोग आई को क्या, आपतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इस हिसाब से इसको लिया गया है।
आगे हम देखो बात करें कि इसके कुछ रूल्स हैं, कि जैसे हम लोग बात करें कि किसका मान ज्यादा होगा किसका नहीं होगा, तो नेक्स्ट है हमारा परावर्तन के जो रूल है, ठीक है, नियम है परावर्तन के, वो कौन कौन से, उनके बारे में हम लोग अगर जिक्र करें तो परावर्तन के नियम के बारे में हम लोग देखेंगे कि परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, और तीसरा क्या है यहाँ? अभिलंब। तीसरा क्या है यहाँ? अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला रूल क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और तीसरा क्या है? अभिलंब। हमारे पास ये क्या है? अभिलंब। तीनों क्या होंगे? एक ही तल में स्थित होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे दोस्तों हम लोग देखें, देखो यहां पर आप मान के चलिएगा इस तरीके से एक प्लेन है एक्स और वाई, तो अब अपन लोग बात करें ब्लैक बोर्ड की, तो ये पूरा एक प्लेन हो गया एक्स और वाई, ठीक है। अब जैसे मैं आपको समझाऊं तो ये पूरा एक्स वाई प्लेन है, तो जो भी हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी घटना हो रही है वो इसी प्लेन के अंदर हो रही है, इसी समतल के अंदर हो रही है, तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा हमारे पास जो आएगा वो नियम क्या आएगा कि आपतन कोण एवं, ठीक है, परावर्तित कोण, आपतन कोण एवं परावर्तित कोण, परावर्तित कोण क्या हो रहा है इसको? अब हम लोग बात करेंगे, देखो सेकंड, एक परावर्तित कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर, ठीक है। इसका मतलब हो गया आपतन कोण क्या हो गया? आई, और परावर्तित कोण क्या हो गया? आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आर। अब आप लोग देखो इसमें ध्यान से देखिएगा, आप ये सारा जो ये लिखा हुआ ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, कि अगर कोई सूर्य की प्रकाश की किरण यहाँ पर 20 डिग्री पर अगर आती है तो उसकी परावर्तन एंगल है या परावर्तित किरण का जो कोण होगा अभिलंब के साथ कितना बनेगा? 20 डिग्री अगर आपतन का बनता है तो 20 डिग्री ही परावर्तन का बनेगा, सिंपल सा है। दूसरा अगर हम बात करेंगे कि ये जो एंगल है वो किसके बराबर है? इसके, जितने एंगल पर ये आएगी उतने एंगल पर ये वापस जाएगी। अब देखो आगे हम अगर इसमें चीजों को ऐड करके देखें कि भाई दर्पण के हिसाब से हम लोग देखें कि परावर्तन की क्या चीज चेंज होती है क्या नहीं होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम चाल के आधार पर देख रहे थे तो प्रकाश की जो चाल है माध्यम पर डिपेंड हो रही थी, और किस पर डिपेंड हो रही थी? हमारे पास माध्यम के साथ हम लोग देख रहे थे कि माध्यम और तरंग दैर्घ्य, माध्यम और तरंग दैर्घ्य पर डिपेंडेंट हो रही थी। तो देखो आगे जैसे इसकी चीज को हम लोग देखे हैं कि प्रकाश की जो चाल है वो उस पर डिपेंडेंट है, इस आधार पर परावर्तन के अंदर होने वाला जो परिवर्तन है, तो इसमें देखो क्या होगा? माध्यम सेम रहता है परावर्तन में, तरंग दैर्घ्य भी क्या रहती है? सेम रहती है। तरंग दैर्घ्य भी क्या होती है दोस्तों? सेम रहती है। और तरंग दैर्घ्य के साथ साथ हमारे पास तरंग दैर्घ्य और माध्यम दोनों नहीं बदलते, तो चाल भी क्या रहती है? सेम रहती है, और आवृत्ति का मान भी क्या होता है? सवाल सेम होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी की सारी चीजें परावर्तन में क्या रहती हैं? समान ही रहती हैं। माध्यम नहीं बदलेगा, माध्यम नहीं बदलेगा तो तरंग दैर्घ्य नहीं बदलेगी, और तरंग दैर्घ्य नहीं बदलेगी तो क्या नहीं बदलेगी? चाल भी नहीं बदलेगी, और आवृत्ति का मान भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ये कई बार पेपर में आया हुआ है। परावर्तन में चारों चीजें क्या रहती हैं? एक समान ही रहती है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिएगा हम लोग बात करते हैं अब सीधे कि प्रकाश के गुण अगर तरंगों के आधार पे देख रहे थे हम लोग, सॉरी रंगों के आधार पे देख रहे थे, तो रंगों में देखो मैंने आपको बताया था कि ये इसको और मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये आपके कई बार पेपर में लग जाता है। PIBGYOR। जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर ले कि प्राथमिक रंग, कई बार पेपर में आ जाता है कि प्राथमिक रंगों के बारे में बात करें, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? देखो R, G और B, ये याद रखना। RGB, R को क्या बोलते हैं? रेड, और इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको लाल रंग। ये कौन सा रंग हो जाएगा दोस्तों? लाल। ये क्या हो जाएगा? ग्रीन, और ग्रीन को क्या बोलेंगे हम लोग? हरा। ग्रीन को क्या बोलेंगे? हरा। और ये क्या हो जाएगा? ब्लू, और ब्लू को हम लोग क्या बोलेंगे? नीला। क्या बोलेंगे भाई? नीला, ठीक है भाई।
लाल, हरा, नीला, ये आपके प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंगों से ही किसका निर्माण होता है? द्वितीयक रंगों का निर्माण होता है। अब देखो द्वितीयक रंग की, क्योंकि आप कहोगे सर हमने तो इनके अलावा और भी तो रंग देखे हैं, इनके अलावा और भी तो रंग देखे हैं। द्वितीयक रंग की अगर बात करेंगे तो द्वितीयक रंग किससे मिलते हैं? ये प्राथमिक रंगों से बनते हैं। ये प्राथमिक रंगों से बनते हैं। इनका जो निर्माण होता है वो कहां से होता है? प्राथमिक रंगों से। अब देखो जैसे मैं आपको बताऊं, यहां आप लोग सेकेंडरी रंगों की, या हमारे पास सेकेंडरी जो कलर है, यहाँ पर क्या है? हमारे पास लाल है, यहाँ पर क्या है? रेड है ये, और ये क्या है? ग्रीन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? आरजीबी, यहाँ पर क्या है? ब्लू। अब दोस्तों देखो, यहाँ से हम लोग अगर इन रंगों का निर्माण करें तो इन दोनों के दोनों से कौन से रंग का निर्माण होता है? यहाँ नोट अपन लोग देंगे यहाँ पे नोटेशन। यहाँ हमारे पास निर्माण होता है, देखो एक हमारे पास यहाँ से निर्माण होगा, एक हमारे पास यहाँ से निर्माण होगा। यहाँ से निर्माण होता है पीले रंग का। किसका निर्माण होता है? पीले का। यहाँ से किसका निर्माण होता है? मैजेंटा का। किसका निर्माण होता है? मैजेंटा का। और यहाँ से रंग होता है श्यान, या इस श्यान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मयूर। क्या बोलते हैं? मयूर रंग। इनका निर्माण किससे होता है? एक तो देखो पीला रंग हो गया, एक क्या हो गया? मैजेंटा। और इसी से अगर ये मिलेंगे, देखो ये दोनों मिलेंगे, रेड और ग्रीन मिलेंगे तो क्या मिलेगा? पीला। रेड और ब्लू मिलेगा तो क्या मिलेगा? मैजेंटा। और इन दोनों से क्या होगा? श्यान या मयूर रंग का निर्माण होगा। आगे हम लोग देखें, अगर ये तीनों बन गए तो देखो, अगर ये तीनों मिल गए तो, अगर ये तीनों मिलते हैं ऐसे करके, ठीक है, और ये तीनों अगर निर्माण करते हैं तो वो कौन से रंग का करते हैं? ये करते हैं दोस्तों सफेद रंग का। किसका निर्माण करते हैं? सफेद का। जैसे मैं इसको आपको यहां लिख देता हूं, लाल ने किसके साथ मिक्सिंग की? हरे। लाल और हरा मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? पीले का, ठीक है, पीला रंग। अगर हम लोग बात करें हरा और नीला मिलेगा तो हरा प्लस नीला तो क्या बनेगा? ये बनेगा शयान या मयूर रंग, ठीक है। और अगर हमारे पास लाल मिलेगा और क्या मिलेगा? नीला मिलेगा तो किस कौन से रंग का निर्माण होगा? ये होगा मैजेंटा, ठीक है, मैजेंटा का निर्माण होगा। अगर ये तीनों मिल गए तो लाल प्लस हरा प्लस नीला तो इसमें किसका निर्माण होगा? सफेद रंग का। इसका निर्माण होगा सफेद रंग का। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं, लाल हरा पीला करके, और ये आरजीबी का है कंसेप्ट, क्योंकि पेपर में कई बार यही पूछ लेता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो आप आंसर क्या दोगे? आरजीबी, रेड ग्रीन और येलो, सॉरी रेड ग्रीन और ब्लू, लाल हरा और नीला, इन 7 रंगों में से ही इन चीजों को देखा है। अब मैं आपको, मुझे ये बताओ कि यहाँ हमने कहीं ब्लैक नहीं दिया, P4 ना कि ब्लैक है, क्या है? ब्लू है। तो आप कहोगे सर ब्लैक जो अपन ने पहन रखा है। दूसरा एक होता है व्हाइट, तो व्हाइट की बात करेंगे, सफेद की, तो सफेद में क्या होगा कि अगर हमें कोई वस्तु जैसे लाल दिखाई दे रही है, क्यों दे रही है? देखो क्या होता है कि जब सूर्य का जो किरण होती है वो आती है किसी वस्तु के ऊपर पड़ती है, मान के चलो वो व्हाइट कलर की, हमने एक शर्ट पहन रखी है व्हाइट कलर की, तो जैसे ही हमारे व्हाइट कलर की शर्ट पे पड़ती है तो वो जो व्हाइट कलर की शर्ट है, या आप लोग पहले ये समझिएगा वो लाल है या कैसी है, वो नीली है। नीली अगर वो शर्ट है तो उस पर जैसे ही सूर्य की किरण आएगी तो जो हमारा नीला रंग है वो शर्ट से केवल है ना नीली रंग ही क्या होगा? परावर्तित होगा। बाकी के रंग को वो शर्ट जो नीला रंग है वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेता है प्रकाश की उसमें से, किरण में से, और केवल किसका रिफ्लेक्शन करता है? नीले रंग का। इसीलिए वो वस्तु या कोई शर्ट का रंग है वो कैसा दिखाई देती है? नीला। पहला आंसर। अगर वो लाल है तो केवल लाल रंग को ही रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी की चीजों को क्या कर देगा? अवशोषित कर लेगा। लेकिन अगर आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही रंग को अगर वापस अगर एक भी रंग को नहीं करे तो और सारे रंगों को कर दे तो क्या होगा? अगर देखो ऐसा केस अगर होता है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जैसे ना एक ऐसा वस्तु जो केवल सातों रंग आ रहे हैं ना, उसको ये पूरा की पूरा क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब होता है कि वो कैसा दिखाई देता है? ब्लैक। तो वो रंग कैसा हो जाएगा? काला। कैसा हो जाएगा? काला। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर सातों ही रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है, मैंने आपसे कहा कि सारे के सारे रंग एब्जॉर्ब कर लिए तो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। लेकिन अगर साथ ही सातों रंगों को इसने क्या कर दिया? वापस से भेज दिया हमारे पास, तो वो चीज हमारे पास क्या हो जाएगी? कैसी दिखाई देगी? सफेद। आपको क्यों दिखाई देगी सफेद? उसका कारण है क्योंकि इसलिए दिखाई देगी कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। वो भी कैसा दिखाई देता है? सफेद। सातों रंग मिलकर के किस रंग का निर्माण करते हैं? सफेद रंग का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो हम लोग बात करें नेक्स्ट कि इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आगे कौन कौन से हमारी चीज़ों को ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस क्लास में हम लोग देखेंगे कि दर्पण
कौन कौन से दर्पण होते हैं, कौन कौन से दर्पणों के बारे में हम जानकारी लेंगे। दर्पण, उसके बाद उसमें कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, क्या क्या होता है, क्या कैसे, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ नहीं बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, कुछ उसके अंदर साइन कन्वेंशन होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग इंतजार करिए। शुभ दिन आप लोगों का रहे, ठीक है, ओके।